ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास एक बार फिर आया हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ई स्टडी विद अनिल सर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व के भूगोल की सीरीज़ पढ़ रहे हैं और इस सीरीज़ में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले ही कवर कर लिया है, जैसे ब्रह्मांड, पृथ्वी की गतियाँ, अक्षांश देशांतर, कर्क विषुवत तथा मकर रेखा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टान, ज्वालामुखी, भूकंप आदि। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इन वीडियोस को नहीं देखा है वो इसी चैनल के प्लेलिस्ट ज्योग्राफी बाय विकास सर में जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। खैर, आज हम शुरू करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर को। आज का लेक्चर होगा पर्वत यानी कि पहाड़ के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को, वो भी बिना किसी देरी के। पर्वत यानी कि माउंटेन। पर्वत या पहाड़ पृथ्वी की भूसतह पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ हिस्सा होता है जो ज़्यादातर आकस्मिक तरीके से उभरा होता है और पहाड़ी से बड़ा होता है। दोस्तों, पर्वत या पहाड़ क्या होते हैं? ये एक ऐसी भूसतह होते हैं जो प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा होता है। आपने पर्वत तो देखा ही है, पर्वत क्या होते हैं? प्राकृतिक रूप से ऊंचे उठे होते हैं ना वो, तो ऐसी सतह को हम पर्वत कहते हैं और ये आकस्मिक तरीके से उभरे होते हैं। ऐसा नहीं है कि पर्वत धीरे धीरे आप देखेंगे उभरते हुए, ये क्या होते हैं? आकस्मिक तरीके से। आप इनको दूर से ही देख सकते हैं, ये दूर से ही विजिबल होते हैं क्योंकि ये आकस्मिक तरीके से उभरे होते हैं और पहाड़ी से बड़े होते हैं। दोस्तों, पहाड़ी क्या होते हैं? पर्वत से छोटे होते हैं। पर्वत ज़्यादातर एक लगातार समूह में होते हैं। इनका ढाल सतह पर सर्वाधिक होता है और जैसे जैसे हम ऊपरी भाग पर जाते हैं वैसे वैसे इनका ढाल कम होता रहता है और एक चोटी के रूप में हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। एक तो ये कि जो पर्वत होगा वो एक समूह के रूप में होते हैं। ऐसा आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा कि केवल एक पर्वत खड़ा है बस, उसके आसपास में आपको बहुत सारे छोटे पर्वत देखने को मिलेंगे और इनका जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो एक चोटी की तरह होता है। इनका जो बेस होता है वो आपने देखा होगा कि बेस इनका बहुत ही ज़्यादा चौड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ऊपर का जो सिरा होता है वो नुकीला होता जाता है, ठीक है, और वो एक चोटी के रूप में हमें दिखने लगता है। अब हम देखते हैं पर्वत के प्रकार। पर्वत को हम कितने टाइप्स में, कितने पार्ट में हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला तो है वलित पर्वत। पहला हम वलित पर्वत में कर सकते हैं, दूसरा बृहस्पति पर्वत, तीसरा ज्वालामुखी पर्वत, चौथा गुंबदाकार पर्वत और पांचवा अवशिष्ट पर्वत। दोस्तों, ये 5 तरीके के पर्वत होते हैं। सबसे पहले नंबर पे अब हम देखते हैं वलित पर्वत। दोस्तों, वलित पर्वत को मोड़दार पर्वत भी कहते हैं और इसी को फोल्डेड माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। क्या होते हैं वलित पर्वत? चलिए देखते हैं। जब 2 टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे की ओर सरकती हैं तो ऐसी गति को अभिसारी गति कहते हैं। तो दोस्तों, ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ रखा है कि जो टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं वो एक दूसरे की तरफ जब आने लगती हैं, एक दूसरे की तरफ सरकने लगती हैं तो ऐसी गति को अभिसारी गति कहते हैं। 2 प्लेटों के मध्य अभिसारी गति होने के कारण संपीड़न बल यानी कि कंप्रेसिव फोर्स उत्पन्न होता है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि क्या होता है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि जैसे आप एक बहुत ही लाइन में खड़े हुए हैं, ऐसी क्यू में खड़े हुए हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और वहाँ पे आप ऐसा महसूस करते होंगे कि आगे वाला कई बार आपको पीछे की ओर धक्का दे रहा होता है, पीछे वाला आपको आगे की ओर धक्का दे रहा होता है। वहाँ पे आप जो फोर्स का अनुभव करते हैं वो आपका कंप्रेसिव फोर्स होता है। वहाँ पे आप अपने आप को संपीड़ित फील करते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब टेक्टोनिक प्लेटों में कंप्रेशन फोर्स लगता है तो वो मुड़ जाते हैं और इसी मुड़ने की प्रक्रिया को वलन कहते हैं, ठीक है, और इससे जो पर्वत का निर्माण होता है उसी को वलित पर्वत कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर इस चित्र को देखते हैं। दोस्तों, इस चित्र में क्या हो रहा है? इस चित्र में 2 प्लेटें दिखाई गई हैं। एक प्लेट जो है वो राइट की तरफ मोशन कर रही है और जो दूसरी प्लेट है वो लेफ़्ट की तरफ मोशन कर रही है। दोनों एक दूसरे की तरफ मोशन कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो इस तरीके की गतियाँ होती हैं उसे बोलते हैं अभिसारी गति, ठीक है दोस्तों। तो अभिसारी गति होने के कारण क्या होता है, आप देख सकते हैं कि जब प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो ये प्लेटें जब यहाँ पे टकराई तो जो भारी वाली प्लेटें होती हैं जिनका घनत्व ज़्यादा होता है वो नीचे की ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है। वो किधर मुड़ गई? नीचे की ओर। और
जिनका घनत्व कम होता है वो ऊपर की ओर उठती चली जाती हैं। तो जो पोर्शन ऊपर की ओर उठता है उसी को हम लोग कहते हैं वलित पर्वत। ये ऊपर उठने के बाद में हमें वलित पर्वत के जैसे दिखाई देने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अभिसारी गति में दो प्लेटें अभिसरित होकर आपस में टकराती हैं तथा इस प्रक्रिया में अधिक घनत्व वाला प्लेट कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे छेपित हो जाता है तथा अधिक गहराई पर पहुंचने के कारण ताप के प्रभाव से पिघल जाता है, जबकि कम घनत्व वाला प्लेट संपीड़न होने के कारण वलित हो जाता है, यानी कि मुड़ जाता है और वलित पर्वत का निर्माण करता है। तो आई होप अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दो प्लेटें होती हैं, जब एक दूसरे की तरफ गति करती हैं तो उसे बोलते हैं अभिसारी गति, और जब अभिसारी गति करते करते ये एक दोनों से टकरा जाती हैं तो जो भारी वाला होता है, जिनका घनत्व ज़्यादा होता है, वो पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं। पृथ्वी के अंदर जाने के बाद ज़्यादा ताप होने के कारण वो वहाँ पे गल जाते हैं और मैग्मा बन जाते हैं, जबकि जिनका घनत्व कम होता है वो संपीड़न के कारण, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स के कारण ऊपर उठ जाते हैं और वो हमें पर्वत के रूप में दिखते हैं। उन्हीं को हम लोग वलित पर्वत कहते हैं। ऐसा कोई महाद्वीप नहीं है जहाँ पर ये पर्वत ना मिलते हों। तो दोस्तों ये वाला जो पर्वत होता है वलित पर्वत, ये आपको पूरे विश्व के सभी महाद्वीप में देखने को मिलेगा। एशिया के मोड़दार पर्वतों में हिमालय, अराकान, सुलेमान, हिंदू कुश, काराकोरम आदि प्रमुख हैं। एशिया में कौन कौन से हैं मैंने आपको बताया, हिमालय, अराकान, सुलेमान, हिंदू कुश, काराकोरम। और हिमालय की जो ऊंचाई है वो संसार की सबसे अधिक है। सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट वो हिमालय पर्वत में ही है, 8,848 मीटर। और दोस्तों आपको ये फैक्ट ज़रूर पता होगा कि जो हमारा माउंट एवरेस्ट है हिमालय पर्वत, वो हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। ठीक है, अभी क्या है, जो इनकी प्लेटें हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब एक समय था पैंजिया होने के बाद में जब ये थोड़ा बहुत टूट गया तो गोंडवाना लैंड बन गया। गोंडवाना लैंड के समय में हमारा जो भारत है वो अफ्रीकन प्लेट में था। इसके बाद में वो वहाँ से टूटा और ट्रैवल करते करते एशियन प्लेट के साथ आके टकरा गया, और जब वो टकराया तो हमारा हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और ये जो टकराने का सिलसिला है वो अभी भी चल रहा है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा धीमे गति से होता है कि हम उसे महसूस नहीं कर सकते। वो हमारी जो इंडियन कॉन्टिनेंट की इंडियन प्लेट है वो एक साल में 5 सेंटीमीटर ही आगे खिसक रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे वो आगे की ओर खिसक रही है वैसे वैसे हमारा हिमालय पर्वत भी बढ़ता जा रहा है। तो हर साल हिमालय पर्वत में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि देखने को मिलती है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में काराकोरम सर्वोच्च ऊंचाई। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, हिमालय पर्वत जो है हमारा वो सबसे ऊंचा है, इसका एवरेज सबसे ऊपर है। इसके बाद में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरे नंबर पे कौन सी शिखर है जो कि सबसे ऊपर है, तो आपको बताना है काराकोरम की गॉडविन ऑस्टिन नाम की, जिसे K2 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई 8,611 मीटर ऊंची है। ठीक है, ये 8,611 मीटर ऊंचा है और ये माउंट एवरेस्ट के बाद में सेकंड नंबर पे है, K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, और ये काराकोरम में है। अब हम देखते हैं, अभी हमने देखा ना एशिया में देखा, उसके बाद अब हम देखते हैं यूरोप में। यूरोप के मोड़दार पर्वतों में काकेशस जिसकी लंबाई 5,630 मीटर है, बाल्कन, ऑल्पस, एल्पनाइन आदि प्रमुख है। तो ये दोस्तों हम जो देख रहे हैं यूरोप के जो मोड़दार पर्वत है उसमें काकेशस, बाल्कन, ऑल्पस, एपिनाइन आदि प्रमुख हैं। काकेशस पर्वत यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, 5,630 मीटर ऊंचा है ये, और आल्पस पर्वत सेकंड नंबर पे ऊंचा है, इसकी ऊंचाई 4,810 मीटर है। अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पे एटलस है, और उत्तरी अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे रॉकी के नाम से है, और दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो एंडीज़ है, और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ये जो है ना वो सारे मोड़दार पर्वत के एग्जाम्पल हैं। मोड़दार पर्वत आपको सारे कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेंगे। ओके, अब हम देखते हैं नोट। दक्षिणी अमेरिका का एंडीज संसार का सबसे लंबा पर्वत है। तो दोस्तों अभी हमने क्या बताया था कि जो हमारा हिमालय पर्वत है वो सबसे ऊंचा पर्वत है।
उसका जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे ऊंचा है। लेकिन जब हम सबसे लंबे पर्वत की बात करेंगे, लंबाई उसकी कम है ना, ऊंचाई सबसे ज़्यादा है लेकिन लंबाई कम है। लंबाई सबसे ज़्यादा पूरे संसार में दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला एंडीज पर्वत की है। एंडीज की जो लंबाई है वो लगभग 7000 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, कितना लंबा है आप खुद सोच सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बहुत पुराना मोड़दार पर्वत है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने अगले माउंटेन के बारे में, जो कि है भ्रंशोत्य पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन। दोस्तों ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको जो फिगर बना रखा है उसमें आप देख सकते हैं ये 2 प्लेटें हैं। ठीक है, ये 2 पृथ्वी का भूखंड है और बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फोर्स लगा हुआ है। ठीक, कई बार क्या होता है यहाँ पे बीच में दरार पड़ जाता है, तो ये जो दरार होता है इसमें तनाव मूलक बल यानी कि टेंसाइल फोर्स काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या होता है इस टेंसाइल फोर्स में। 1-2 सिचुएशन देखते हैं। एक तो हमारी सिचुएशन है ये वाली, ठीक है, और एक हमारी सिचुएशन है ये वाली। तो अब पहले वाले सिचुएशन में क्या होता है, इसमें जब तनाव मूलक बल यानी तनाव, ठीक है, तनाव जब लगता है नीचे की ओर, अब हम इसमें देख रहे हैं नीचे की ओर तनाव लग रहा है, तो ये वाला जो हमारा हिस्सा है ये नीचे की ओर धंस जाता है। ठीक, और नीचे की ओर धंसने के बाद अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है तो उसको ये एक पर्वत की भांति दिखेगा। क्या दिखेगा, एक पर्वत के जैसे दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो पर्वत बना वो बना टेंसाइल फोर्स के कारण। और वैसे ही हम लोग सेम यहाँ पर भी देख रहे हैं, कई बार क्या होता है आंतरिक बल के कारण, पृथ्वी की जो आंतरिक बल है उसके कारण यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। तो ऊपर की ओर लगने के कारण ज़मीन अपने जगह से कई बार ऊपर उठ जाती है। तो उस सिचुएशन में भी जो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होगा उसको लगेगा कि ये एक पर्वत है। ठीक है, और इस तरीके के जो पर्वत होते हैं ये भ्रंश के कारण उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसको भ्रंशोत्य पर्वत कहते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जैसे कि मैंने आपको बताया था दूसरे सिचुएशन में क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर जो दरार है वो 3 दरार हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं 3 ब्लॉक हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये हमारे 3 ब्लॉक हैं। इसके बाद में यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो हमारा फोर्स है बीच वाले दरार में टेंसाइल फोर्स हमारा लग रहा है, ये ऊपर की ओर लग रहा है। तो जब यहाँ पे ऊपर की ओर टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो ये वाला पोर्शन हमारा ऊपर उठ गया और बाकी के जो 2 पोर्शन है वो नीचे धंस गए। ठीक है, तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है ये भी हमारा एक एग्जाम्पल है भ्रंशोत्य पर्वत का। ओके, और दोस्तों कई बार क्या होता है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि या तो यहाँ पर ऐसा कोई फोर्स लगे जिसके कारण कुछ हिस्सा नीचे चला जाए। यहाँ पे 2 जगह दरार थे, ठीक है, मैंने आपको बताया, और ऐसा कोई फोर्स लगता है कि ये वाला हिस्सा नीचे धंस जाए। या फिर इसी के विपरीत अगर मैं आपको बताऊं, ऐसा कोई फोर्स लगता है जिसमें ये दोनों ऊपर की ओर फोर्स लग रहे हैं और ये वाला अपनी जगह पर रुका हुआ है। तो इस सिचुएशन में जो इस तरीके की आकृति बनती है पहाड़ों की, ठीक है, उसको हम बोलते हैं घाटी। इसी को हम लोग भ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं। कई बार क्या होता है यहाँ पर पानी भर जाता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसके थ्योरी के बारे में। ये तो था एक फिगर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आएगी। भ्रंशोत्य पर्वत को ही खंड या ब्लॉक पर्वत के नाम से जाना जाता है। अभी हमने देखा ना, खंड या ब्लॉक के रूप में है ये, तो इसीलिए इसको ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। ठीक है, और इसी को खंड पर्वत भी कहते हैं। पृथ्वी के सतह पर तनाव मूलक बल के कारण भ्रंशन की क्रिया होती है, जिसके कारण भूखंड में चटकन या टूटने की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो दोस्तों कई बार मैंने आपको बताया कि जो तनाव मूलक बल होता है उसके कारण जो, ठीक है, भूखंड है, भूखंड में कई बार क्या होता है ये दरार पड़ जाते हैं, इसी को हम लोग चटकन कहते हैं। ठीक है, तो ये जब पड़ जाता है तो क्या होता है, इसके कारण भूखंड में टूटने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, वो टूटने लगती है। जब दो भ्रंश तलों के सहारे जब कोई भूखंड ऊपर उठकर पर्वत का रूप ले लेता है तो ऐसे पर्वत को भ्रंशोत्य या फिर ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ओके, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। संसार में ऐसे पर्वत कम मिलते हैं, जो भ्रंशोत्य पर्वत हैं वो संसार में बहुत ही कम मिलते हैं। अभी इसके पहले हमने देखा कि जो फोल्डेड माउंटेन हैं हमारे वो बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन ऐसे पर्वत, भ्रंशोत्य पर्वत, बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनके जो ढाल होते हैं वो प्रायः खड़ी ढाल के होते
होते हैं, ठीक है। इनके जो किनारे होते हैं वो प्रायः खड़ी ढाल के होते हैं, क्योंकि अचानक में होता है टेंसाइल फोर्स के कारण ज़मीन धंस जाती है, तो इनका जो स्लोप होगा वो ऐसा तो होगा नहीं धीरे धीरे, क्योंकि पूरी ज़मीन ही धंस गई है या कोई इधर की ज़मीन उठ गई है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि इनके जो किनारे होते हैं वो बहुत ही खड़ी ढाल के होते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा और यूरोप का हार्ज पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट, पाकिस्तान की बात करें तो सॉल्ट रेंज आदि भ्रंशोत्य पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, ये पर्वत मोड़दार पर्वतों की अपेक्षा छोटे होते हैं तथा इनका विस्तार सीमित क्षेत्रों में होता है, ये भी आपको पता चल गया। अब हम देखते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ दोस्तों हम एक देख सकते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में क्या होता है, ये जो हमारा है वो अर्थ का सरफेस है, ठीक है। यहाँ हमारा है अर्थ का सरफेस और ये जो हम देख रहे हैं ये है हमारा मैग्मा। और मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पे आ जाता है तो वो लावा का रूप धारण कर लेता है। ये हमारा क्या हो गया, लावा। तो कई बार क्या होता है कि हमारा जो पर्वत होता है लावा ऐसे गिरता रहता है और ये पर्वत का रूप ले लेता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं, जो ऐसे पर्वत बनते हैं उन्हें हम कहते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स। तो चलिए देखते हैं वोल्केनिक माउंटेन के बारे में। ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से निकले पदार्थों जैसे लावा, राख के लगातार जमा होने से पर्वत के रूप में बदलने के कारण होता है, ठीक है। कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उसमें से लावा निकलती है, उसमें से राख निकलती है और जब ये एक जगह जमा होने लगते हैं तो एक पर्वत के रूप में कई बार दिखने लगते हैं और इसी पर्वत को हम लोग ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ज्वालामुखी के मुख अर्थात नली द्वार के सहारे पिघले चट्टान, जिन्हें लावा के नाम से जानते हैं, वो बाहर निकलकर धरातल पर फैल जाते हैं और शंकु की तरह जमा हो जाते हैं और पर्वत निर्माण करते हैं। इसी तरह ज्वालामुखी उद्गार से बने पर्वत को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण लावा, मिट्टी, बालू, कंकड़ पत्थर आदि के एक स्थान पर जमा होने से बनता है, इसीलिए इसे संचित पर्वत के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है संचित पर्वत क्या है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप ये मत सोचिएगा कि स्टडी विद अनिल सर वालों ने तो संचित पर्वत पढ़ाया ही नहीं। जो हमारा संचित पर्वत है इसी को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, क्योंकि जो ज्वालामुखी के उद्गार से जो लावा निकलता है, राख निकलता है, उसके साथ साथ वहाँ धूल मिट्टी भी होती है, ठीक है, बालू भी होते हैं। तो ये सारी जब चीज़ें संचित हो जाता है, मतलब सब कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद पर्वत बनता है, इसीलिए इसको संचित पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे जापान का फ्यूजियामा, इटली का विसुवियस, चिली का एकांकागुआ आदि ज्वालामुखी पर्वत के एग्जाम्पल हैं। अब मैं आपको कुछ नोट बताता हूँ। एकांकागुआ जो कि चिली में है, ठीक है, चिली कहाँ पे है, दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। अगर दोस्तों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, मतलब ज्वालामुखी से बनने वाला पर्वत कौन सा है, तो आपको बताना है एकांकागुआ। और एकांकागुआ कहाँ स्थित है, दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट में चिली नाम के देश में एकांकागुआ पर्वत स्थित है, ठीक है। और ये सबसे ही ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। इसकी जो लंबाई है वो है 7021 मीटर और यह एक मृत ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी पर्वतों का विस्तार मुख्यतः मध्य महाद्वीपीय मेखला और प्रशांत पेटी में है, ठीक है। प्रशांत में मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारा फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशन वो वहीं पर है। तो जब जहाँ पे ज़्यादा ज्वालामुखी होंगे वहीं पर ज़्यादा हमारे ज्वालामुखी पर्वत भी होंगे, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, जहाँ पे ज़्यादा वोल्केनो होंगे वहीं पे तो वोल्केनिक माउंटेन होंगे ना। अब हम देखते हैं अपने चौथे नंबर का, यानी कि गुंबदाकार पर्वत। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, जब हमारी पृथ्वी होती है उसमें बहुत सारे आंतरिक बल कार्य करते रहते हैं। तो जब किसी भी आंतरिक बल के कारण कुछ हिस्सा पृथ्वी का उठ जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लग रहा है आंतरिक बल और पृथ्वी की सतह तो ये है, ठीक है, और इसमें से हम देख रहे हैं कि कुछ हिस्सा इस बल के कारण उठ गया और ये एक गुंबद के रूप में बन गया, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, एक गुंबद बन गया। तो ये जो गुंबद की आकृति बनी इसी को हम कहते हैं गुंबदाकार पर्वत, यानी कि डोम माउंटेन। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। धरातल में किसी स्थान पर अंदर से ऊपर की दिशा में उभार होने के कारण गुंबदाकार पर्वतों का निर्माण होता है। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो हेनरी पर्वत,
ब्लैक हिल्स, बिन हॉर्न्स आदि इसके एग्जाम्पल हैं। ओके, अब हम देखते हैं अपने अंतिम पर्वत को, जो कि है अवशिष्ट पर्वत। इसी को हम लोग रेजिडुअल माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, पहले मैं आपको छोटा अपना फिगर के बारे में एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पर्वत है, ठीक है, एक पर्वत है और यहाँ पर कई सारे अपर्दन के कारक हैं। जैसे एक तो हो गया ये पवन, ठीक है, एक हो गया नदी, एक हो गया वर्षा, इसके अलावा भी कई सारे हो सकते हैं, हिमानी हो गया, या फिर अगर हम बात करें तो मानो भी कई बार अपर्दन के कारक बनते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो ये पहाड़ है हमारा, ठीक है, ये वाला जो हमारा पर्वत है, इसमें नदी के कारण ये पहाड़ टूटने लगता है। कई बार पवन के कारण भी ये पहाड़ टूट कर ये जो इसके पोर्शन है वो नीचे की ओर गिरने लगते हैं, ठीक है। वर्षा के कारण भी यही होता है कि जब ज़्यादा वर्षा हो जाता है तो क्या होता है, वो पर्वत बीच में से टूट कर गिरने लगते हैं, ठीक है। तो इसके कारण कई बार क्या होता है, ये हमारा जो पर्वत है, ये पर्वत अपने रियल स्वरूप से एक बचे कुचे लास्ट में बहुत ही बेकार कंडीशन में हो जाता है। तो उसी को, ठीक है, अवशिष्ट को, उसको हम लोग बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। पर्वत टूट के जो इसके अंतिम भाग बचा, मतलब पर्वत टूटने के बाद में एक तरीके से कह सकते हैं घिस गया, घिसने के बाद जो पर्वत बचा उसी को कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। ओके, अब हम देखते हैं आगे। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, पर्वतों का अपर्दन, ठीक है। पर्वतों के अपर्दन के कारक की बात करें, इसके कारक की बात करें तो नदी, वर्षा, पवन, हिमानी, ये सब इसके कारक हैं। इस कारक के कारण क्या हो रहा है कि जो हमारा पर्वत है उसकी ऊंचाई कम हो गई है, ठीक है। क्या जब ऊपर की मिट्टी टूट के गिर गई, जो कारक है उसके कारण मिट्टी वगैरह टूट के गिरने लगती हैं, तो हमारी जो पर्वत की ऊंचाई होती है वो कम हो जाता है। और जो उसके बाद बचे हुए पर्वत होते हैं उसको हम कहते हैं अवशिष्ट पर्वत, ठीक है। क्या कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत। तो आई होप अब आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसके थ्योरी को देखते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अपर्दन के कारकों जैसे नदी, वर्षा, पवन, हिमानी, मानो आदि के द्वारा पर्वतों की ऊंचाई में लगातार कमी आती रहती है। इस प्रकार अपर्दन के पश्चात बने पर्वतों के अवशेष ही अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो भारत की विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ व राजमहल की पहाड़ियाँ इनके एग्जाम्पल हैं। स्पेन की बात करें तो उसका सियरा, और अमेरिका की बात करें तो मोनेडनॉक, और यूरोप में जो यूराल है वो भी अवशिष्ट पर्वत के एग्जाम्पल हैं। ओके, अध्ययन यह बताते हैं कि विश्व के ऊंचे से ऊंचे पर्वतों को एक ना एक दिन अनावृत होकर, अपर्दित होकर, घिसकर अवशिष्ट पदार्थ बनना अर्थात बोना रूप धारण करना होता ही है, ठीक है। एक स्टडी ऐसा बताते हैं कि विश्व के चाहे जितने भी ऊंचे पर्वत हों, एक ना एक दिन उन्हें अपर्दित होकर, घिसकर अवशिष्ट बनना ही पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे ये एक फैक्ट के थ्रू, स्टडी के थ्रू ये चीज़ें पता चली हैं। अब हम देखते हैं कुछ फैक्ट, ठीक है। आई होप आपको आज सारे जितने भी मैंने आपको माउंटेन बताए हैं 5 तरीके के, वलित पर्वत समझ में आ गया होगा, भ्रंशोत्त पर्वत भी समझ में आ गया होगा, ज्वालामुखी, गुंबदाकार, अवशिष्ट, ये सारे पर्वत आपको समझ में आ गए होंगे। अभी हम देखते हैं कुछ फैक्ट्स। अवशिष्ट पर्वत पठार, वलित पर्वत आदि के ही घिसे हुए भाग हैं। तो दोस्तों जो अवशिष्ट पर्वत होता है वो पठार, वलित पर्वत या फिर जो अन्य तरीके के पर्वत हमने पढ़े उन्हीं के घिसे हुए भाग होते हैं, ठीक है। घिसने के बाद में वो ही सब अवशिष्ट पर्वत में बदल जाते हैं। विश्व में अवशिष्ट पर्वतों की संख्या सबसे अधिक है। तो दोस्तों पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अवशिष्ट पर्वत ही पाए जाते हैं। और भारत का जो सबसे पुराना पर्वत है उसका नाम है अरावली पर्वत, और यह एक अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है, ठीक है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसे माउंट आबू के नाम से जानते हैं, और इसी को गुरु शिखर के नाम से भी जानते हैं। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद में रॉकी, हिमालय व ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है दोस्तों। तो एंडीज जो है वो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये मैंने आपको बताया। एकांकागुआ एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम एंडीज पर्वत के सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो एकांकागुआ सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है।
पर्वत उस क्षेत्र के आसपास की जलवायु को भी प्रभावित करते हैं जहाँ पर वे स्थित होते हैं। तो दोस्तों पर्वत जो होते हैं वो हमारे जलवायु के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जहाँ पे पर्वत नहीं होते हैं वहाँ पर जलवायु जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन में नहीं होता है। वहाँ कई बार बारिश नहीं होती है, वहाँ पे क्या होता है वो कई बार बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है या बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो ये जो हमारे पर्वत होते हैं ये जलवायु को प्रभावित करते हैं। ओके, तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें देखी पर्वत के बारे में, पर्वत के 5 टाइप देखें। आई होप अब आपको सारे टाइप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, वलित पर्वत क्या होता है मैंने आपको बताया, ये क्या होते हैं प्लेटों के उभरने के कारण बनते हैं। जो भारी घनत्व वाली प्लेट होती है वो नीचे चली जाती है, हल्की वाली ऊपर आ जाती हैं। भ्रंशोत्य पर्वत क्या होता है, भ्रंश के कारण बनते हैं। भ्रंश क्या होती है, टेंसाइल फोर्स यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब एक तरीके से धंस जाते हैं। ज्वालामुखी पर्वत बहुत ईजी है, आप जानते हैं। ज्वालामुखी के उद्गार के बाद जो लावा निकलता है, राख निकलती है, उससे बनते हैं। गुंबदाकार पर्वत मैंने आपको बताया कि जब पृथ्वी में कई बार आंतरिक बल के कारण पृथ्वी का कुछ हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाता है तो वो एक गुंबद के रूप में दिखने लगता है, तो उसी को हम लोग गुंबदाकार पर्वत कहते हैं। और सबसे लास्ट में हमने देखा अवशिष्ट पर्वत, जिसमें हमने आपको दिखाया कि पर्वत है उसमें वर्षा, पवन, नदी, हिमानी, मानव, इन सब के कारण क्या होता है उसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, वो अवशिष्ट होने लगते हैं, धीरे धीरे पुराने होने लगते हैं, घिसने लगते हैं। तो इतने तरह के पर्वत थे। तो अब यहीं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।